जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट, सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। इसमें मैंने यूपी टेट, सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनमें से टॉप क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है एटीपी में, एसटीपी में, बीओडी में या डब्ल्यूपीएल में। तो किसी नदी के प्रदूषण स्तर की जो माप की जाती है वो की जाती है बीओडी में, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में। तो यानी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इटियोलॉजी, नियोलॉजी, और नियोलॉजी नहीं है, ये न्यूरोलॉजी है, थोड़ा एरर है, इथोलॉजी या डेमोलॉजी। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। न्यूरोलॉजी, ये हमारा न्यूरोलॉजी है। न्यूरोलॉजी में जो होता है वो तंत्रिका, तंत्र संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और ईटियोलॉजी में क्या किया जाता है? ईटियोलॉजी में बीमारी के कारण का अध्ययन किया जाता है कि कोई बीमारी किस कारण की वजह से हो रही है, तो उसका अध्ययन किया जाता है। तो अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल से नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। पर्यावरण की जो सही परिभाषा है कि पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना एक ऐसा व्यवस्थित समूह है जिसके सभी घटक जो बायोटिक भी होते हैं और एबायोटिक भी होते हैं, मतलब जैविक घटक भी होते हैं और अजैविक घटक भी होते हैं, उसे मिलाकर ही बने एक आवरण को पर्यावरण कहा जाता है। तो जो सही परिभाषा है तो वो है एबायोटिक और बायोटिक घटक से मिला हुआ एक आवरण। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल है, मध्यमंडल है, क्षोभमंडल है या आयनमंडल है? भाई पृथ्वी की तल से ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, और जब हम मध्यमंडल की मध्य सीमा में पहुंचते हैं तो तापमान गिरकर -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस, यही वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। कौन सी? मध्यमंडल, ठीक है। मध्यमंडल हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मध्यमंडल जो है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। और वायुमंडल की सभी परतों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले आता है क्षोभमंडल, जिसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। फिर आता है समताप मंडल, इसे समताप मंडल समझ लो कि ये समताप मंडल है, तो समताप मंडल हो जाएगा। समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन परत पाई जाती है और सभी वायुयान इसी मंडल में उड़ते हैं। उसके बाद आता है मध्यमंडल, मध्यमंडल के बाद आता है आयनमंडल। मध्यमंडल में क्या होता है कि जितने भी उल्कापिंड है ना, ये सारे इस मंडल में पहुंचते ही एकदम जलने लग जाते हैं, बिल्कुल राख होने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद आता है आयनमंडल। आयनमंडल में सभी रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं। और उसके बाद आता है बहिर्मंडल, ठीक है। तो ये सही क्रम है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में पर्यावरण बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड से हुई थी। उत्तराखंड के चमोली जिले से, उत्तराखंड के चमोली जिले से पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1973 में। कब हुई थी? 1973 में, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का? तो शुष्क बर्फ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, यानी CO2 का ठोस रूप है। तो यानी हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शैक यानी लाइकेन क्या है? परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, या अपघटक है, या सहजीवी है? सबसे पहले इसका आंसर बता दूं कि शैक यानी लाइकेन क्या है? लाइकेन है सहजीवी। अब सहजीवी होते क्या हैं? ऐसे जंतु या पौधे जो एक साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वे सहजीवी कहलाते हैं, जैसे राइबोसोम और शैक यानी लाइकेन, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल या 5 जून को? 5 जून को तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो इसलिए यह ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो गया।
तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा 16 सितंबर, यानी 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झूम खेती होती है केरल में, बिहार में, मेघालय में या फिर तमिलनाडु में। झूम खेती पर्वतीय या पठारी भागों में पेड़ों को काटकर की जाने वाली अस्थायी खेती होती है, जैसे मेघालय, नागालैंड या फिर उत्तराखंड में। तो यहाँ ऑप्शन बिल्कुल मेघालय है, तो हमारा मेघालय बिल्कुल सही होगा, तो यही हमारा सही आंसर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, हाथी, सांप, शेर या बकरी। तो इनमें से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, हाथी है, सांप है, शेर है या बकरी है। तो देखो इनमें से हाथी और बकरी ये दोनों जो हैं ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। कौन है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं हाथी और बकरी। शेर जो है वो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है, और इनमें से जो सांप है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सांप जो है वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ये यूपीटेट सीटेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ के सॉल्व करना है, समझ के सॉल्व करना है अच्छे से। पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ो फिर उसको आंसर दो, वो सबसे बेस्ट होगा। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर जो है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है टाइफाइड, कालरा, जुखाम या मलेरिया। तो इनमें से कौन सा रोग वायरस से होता है। तो ये जुखाम जो है वो वायरस से फैलने वाला रोग है, यानी वायरस संक्रमित रोग है। टाइफाइड और कालरा दोनों ही जीवाणु से फैलने वाले रोग हैं। टाइफाइड और कालरा, कालरा को क्या बोलते हैं, कालरा को हैजा बोलते हैं। मलेरिया जो है वो है परजीवी रोग, यानी परजीवी से फैलने वाला रोग है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है, वाहनों में, उद्योग में, खाना बनाने में या वाहनों और उद्योग में, यानी दोनों में। तो सीएनजी का जो यूज़ है वो वाहनों और उद्योग दोनों में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, 1973 में, 1982 में, 1992 में या फिर 1996 में। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1973 में। कब हुई थी, 1973 में। और कहाँ से हुई थी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वहाँ से हुई थी। और किस लिए हुई थी, बाघों की घटती जनसंख्या को देखते हुए, यानी बाघों की घटती जनसंख्या को देखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी या तितली। तो किसे किसान का मित्र कहा जाता है, तो वो कहा जाता है केंचुए को। अब क्यों कहा जाता है केंचुए को, ये भी तो पता होना चाहिए ना, केंचुए को क्यों कहा जाता है। क्योंकि केंचुए मिट्टी खोदकर जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या बच्चे देता है। वैज्ञानिकों ने चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखा है क्योंकि चमगादड़ जो है वो बच्चे देता है और दूध पिलाता है, तो इसलिए चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है, 940 अनुपात 1000, 916 अनुपात 1000, 920 अनुपात 1000 या 982 अनुपात 1000। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है वो है 940 अनुपात 1000। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सर्जन किया जा सकता है, व्याख्यान द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, समूह वार्तालाप द्वारा या अध्ययन द्वारा। तो क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा जो है वो पर्यावरण जागरूकता का सर्जन किया जा सकता है किसी व्यक्ति या छात्र में। अब क्षेत्रीय भ्रमण में जैसे चिड़ियाघर घुमाना, पक्षी विहार करना या रिजर्व, राष्ट्रीय रिजर्व उद्यान आदि दिखाना, जिससे रियल वर्ल्ड में यानी वास्तविक जगत में मानव और पर्यावरण के संबंधों को समझने में आसानी हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, यानी कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट। तो कृत्रिम वर्षा में मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त जो रसायन होता है वो होता है सिल्वर आयोडाइड। इसके द्वारा ही कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों का अवशोषण कर लेती है, गामा किरणें, एक्सरे किरणें, पराबैंगनी किरणें या फिर बीटा किरणें। तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों का अवशोषण करती है, वो करती है पराबैंगनी किरणों का
अब ओजोन परत की अगर पूछा जाए कि मोटाई किस में मापी जाती है, तो वो मापी जाती है डॉब्सन में। किसमें? डॉब्सन में। ठीक है, डॉब्सन में। तो ये आपको याद रखना है। अगर पूछे जाए ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है समताप मंडल में। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलेरिया से, जेट्रोफा से, देवदार से या यूक्लिप्टिस से? तो बायोडीजल जो तैयार किया जाता है वो किया जाता है जेट्रोफा से। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधा आंसर लगाना आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। कहाँ? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है दूसरा, यानी जेट्रोफा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लो पेड गेम्स का, लोकल पैसेंजर गाड़ी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का या फिर लोकल पेट्रोलियम गैस का? तो एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। ठीक है, तो यानी तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन या मीथेन? तो ग्रीन हाउस गैस में मुख्य जो होती हैं वो होती हैं CO2, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। CO2 तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन यानी CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है यानी CFC, और जलवाष्प होती है और ओजोन होती है। तो इनमें सबसे जो दे रखा है, जो आपको साफ दिख रहा है कि इसमें मीथेन दे रखा है, तो हमारा जो सही उत्तर है वो है मीथेन। तो मैंने आपको बताया ना कौन कौन सी होती है, CO2, N2O, CH4, CFC, जलवाष्प, ओजोन, ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैस हैं। रासायनिक संकेतों के रूप में भी मिल सकता है प्रश्न में, या फिर आपको सीधा नाम मिल सकता है मीथेन, वरना आपको रासायनिक संकेतों के रूप में अगर मिलता तो आपको कैसे मिलता? CH4। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके रासायनिक संकेत भी क्या हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात में, तमिलनाडु में, अंडमान द्वीप में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार स्थित है? वो स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूल से या उर्वरक से? तो सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन्य उत्पाद से। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी कल्चर आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर है रेशम कीट उत्पादन से। एपीकल्चर आपसे पूछ लिया, एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो वो है मधुमक्खी उत्पादन से। पीसीकल्चर मत्स्य से, फ्लोरिकल्चर फूल से, पोमोकल्चर फलों से, ओलेरीकल्चर सब्जियों से। ये आपको याद रखना है, चाहे आप इसे नोट्स बनाकर कहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम यमयोत्तर पर खींची है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान यमयोत्तर रेखा? तो 180 मेरिडियम यमयोत्तर रेखा जो कहलाती है वो कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी इसी से विश्व में तिथि का निर्धारण किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, तो वो उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। उसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। कर्क रेखा 22 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश हमारी कर्क रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। और प्रधान यमयोत्तर रेखा, इसे मैंने आपको पहले ही बता दें कि इसे कहा जाता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में ऐसी कौन सी संस्था है जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? UNFPA, UNDP, यूनेस्को या फिर WHO? तो UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऐसी संस्था है जो वन्य जीव के प्रति समर्पित है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाए यूनेस्को, तो यूनेस्को जो है वो विश्व धरोहर से संबंधित है, और WHO जो है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो स्वास्थ्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का या फिर लोहे का? ठीक है, तो इनमें से किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है समुद्री शैवाल? तो वो होता है आयोडीन का, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये भी आपको पता है कि कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी में, चंदौली में, लखनऊ में या वाराणसी में? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है
चंदौली में, यानी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गोवा, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है और आपको मुझे ये बताना है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो इनमें से जिस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है वो है राजस्थान। भाई इनमें से गोवा की भी है, गुजरात की भी है और महाराष्ट्र की भी है, बट राजस्थान की जो है वो कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है तीसरा। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे? ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में यूपी टेट, सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम इनमें ये सब पूछे जा चुके हैं। तो मैंने टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें। आपका ही अपना चैनल है, सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, इस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।